इटावा की वो खबर जिस पर अखिलेश यादव से लेकर तमाम बड़े नेता अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं, उस पर आज क्या अपडेट हुआ है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है आलोक पाठक सर। सर, आपका सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद जी, तो सर आप सबसे पहले ये बताइए कि जो ये इटावा वाली घटना है जिसमें एक प्रमुख चेहरे के रूप में रेणु तिवारी का नाम सामने आ रहा है, उन पर आज पुलिस का क्या एक्शन हुआ है और आज की अपडेट क्या है? देखिए, रेणु तिवारी का नाम पहले दिन से चर्चा में है, क्योंकि पहले तो कथावाचकों ने एफआईआर कराई थी थाने में जाके। समाजवादी पार्टी के जो सांसद है इटावा के, उनके साथ गए थे कि हमको उस गांव में जहां की रेणु तिवारी रहने वाली है, वहां के लोगों ने बंधक बनाया, रात भर मारा पीटा, पैसे छीने और हमारी चुटिया काटी गई और बाल छील दिया गया। तो ये एफआईआर दर्ज हुई जब सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुए। उसके बाद नाटकीय रूप से रेणु तिवारी जी पहुंचती हैं थाने में और एफआईआर कराती हैं कि हाँ, जो एक कथावाचक है उसने उनके साथ छेड़छाड़ की थी। तो पुलिस ने रेणु तिवारी की बात को भी सच मानते एफआईआर दर्ज कर ली कि अब जांच होनी है। अब इसी बीच में कल से एक लाइव प्रतापगढ़ करके यूट्यूब चैनल है, उसका एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें रेणु तिवारी यादव समाज के लिए जाति पे कुछ अपमानजनक टिप्पणी कर रही थी। मतलब वो ऐसी टिप्पणी कर दी जो मैं बता नहीं सकता। लेकिन बाद में कल जब वो बहुत वायरल होगा ट्विटर वगैरह पे, तो अचानक से लाइव प्रतापगढ़ के यूट्यूब चैनल के संचालक आए और बोले कि साहब किसी ने हमारा लोगो लगा के एक एआई जनरेटेड वीडियो लगा दिया है और उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद वो वीडियो प्राइवेट हो गया, दिख नहीं रहा। लेकिन उसी वीडियो को लेके शनिवार के दिन कल फिर समाजवादी पार्टी के का एक प्रतिनिधिमंडल एसपी से मिला, इटावा के एसपी से, और उन्होंने बताया कि रेणु तिवारी जो है सोशल मीडिया पर यादव समाज के खिलाफ हमेशा अपमानजनक टिप्पणी कर रही है। तो उनकी शिकायत पर आज इटावा में पुलिस ने रेणु तिवारी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया। अब जब एफआईआर दर्ज हुआ तो रेणु तिवारी मीडिया के सामने आई। उन्होंने बोला कि हमने ऐसा कुछ नहीं बोला, एआई के जरिए एक कोई फर्जी वीडियो बनाकर चला रहा है। तो देखिए हो क्या रहा है कि अब ये बड़ी खबर हो गई है, क्योंकि कल उसके पहले क्या हुआ था कि इटावा वाली घटना में जो पहले दिन हुई है 22 तारीख की रात को होता है, 24 को ये पता चलता है। फिर अखिलेश यादव के ऑफिस आते हैं लोग और वहां पे इन कथावाचकों का सम्मान उम्मान होता है। उसके बाद 26 जून को आपको पता ही है कि एक इंडियन रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन और यादव सेना और एक संगठन चलाते हैं, अहिर रेजिमेंट हक हमारा करके, गगन यादव। तो उन्होंने एक सोशल मीडिया पर डाला था कि यादव के सम्मान में एक धरना प्रदर्शन करेंगे 26 जून को। और 26 जून को तो आपको पता ही फिर क्या हुआ, एक भीड़ आई और इटावा के उस बकेश्वर थाने पर थाने को पूरा घेर लिया गया और फिर हिंसा हुई, थोड़ी बहुत तमाम तस्वीरें थी। तो ये लगातार रोज कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। अब अभी तक जो था कि पहले दिन कथावाचकों ने एफआईआर कराई, उस पे 4 लोग गिरफ्तार भी हुए थे जिन्होंने कि वीडियो में क्लियर हुआ था जिन्होंने कथावाचकों के बाल वगैरह काटे थे। और अब ये दावा किया जा रहा है कि एक वीडियो था जिसमें वो महिला बताया जा रहा था कि एक कथावाचक एक महिला के पैर के पास नाक रगड़ रहा है, और ये सोशल मीडिया पे दावा किया गया था कि वो महिला जो है उसका नाम रेणु तिवारी। तो अब फिर रेणु तिवारी का कल से बताया था एक वीडियो वायरल हुआ, एक मतलब जिसकी वीडियो की प्रामाणिकता भी क्लियर नहीं है, उसको लेके अब एफआईआर हो गई है। अब पुलिस जांच करेगी। रेणु तिवारी ने यही बोला है कि हमने ये वीडियो मेरा नहीं है, किसी ने एआई के जरिए इसको बनाया है। इसका सच क्या है पता नहीं। नहीं तो सर, ये जो एफआईआर की बात आज सामने आ रही है, तो ये वीडियो मैं ये समझना चाहता हूँ, दर्शक भी ये समझना चाहते हैं कि पहले तो जो कथावाचक थे उन पर एफआईआर हो गई। अब जो खबर आ रही है कि रेणु तिवारी पर एफआईआर हुई है,
तो क्या ये एफआईआर जो उनके वीडियो सोशल मीडिया पर जो जो तथाकथित एआई वीडियो कहा जा रहा है उस आधार पर हुई है, या फिर योगी प्रशासन इस बढ़ते मैटर को देखते हुए उसको दबाने का प्रयास जो कर रही है, मैटर नहीं नहीं से नहीं मतलब एक तरह से कहीं दबाने के चलते एफआईआर कर रही है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या कि कल सपा का प्रतिनिधिमंडल गया था और उसने शिकायत की थी कि रेणु तिवारी ऐसे बयान दे रही हैं यादव समाज के ऊपर जिससे समाज में अशांति फैल सकती है, और उस वीडियो का उन्होंने जिक्र किया था। तो उस वीडियो के मद्देनजर मैं आपको उस वीडियो के मद्देनजर जो है उन पर एफआईआर की गई है, और उनका ये कहना है कि एआई जनरेटेड है। लाइव सिटीज कानपुर के नाम पे, माफ कीजिएगा, प्रतापगढ़ के नाम से जो चैनल चल रहा था इस पे ये वीडियो आया था, उनका कहना था कि ये किसी ने उनके चैनल का लोगो लगा के कर दिया है, एआई जनरेटेड है। तब ये जांच का विषय, इसलिए हम इस पे टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन कल एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ जिसमें वो एक महिला यादव समाज पे कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रही थी। चलिए, ये तो आज हो गई एफआईआर वाली बात। अब आप ये बताइए कि क्या इस जो प्रकरण आज हुआ है, एफआईआर वाला प्रकरण हुआ है, इस मैटर पे यूपी की जो एक बड़ी नेत्री मायावती, क्या उनका भी कुछ बयान है, कुछ स्टेटमेंट है, वो भी कुछ बोली है उस पे? नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा समझिए, मायावती जी ने इटावा प्रकरण में दोनों पार्टियों पर आरोप लगाया, समाजवादी अच्छा। पार्टी पर और भाजपा। और इस एफआईआर के बाद नहीं, मतलब इटावा प्रकरण पर उन्होंने बयान दिया और बोला कि ये जो है समाज में जातियों के बीच में लड़ाई बढ़वा रही है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक लाभ। अभी तक वो उस पर चुप थी, लेकिन आज उन्होंने बकायदे एक बयान जारी किया और बोला कि ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए जातियों में आपस में लड़ाई करा रही है और ये बंद होनी चाहिए। प्रदेश में कानून व्यवस्था हर हाल में मेंटेन होनी चाहिए। ये मायावती का स्टेटमेंट है। और क्या उन्होंने बड़ी कहा बात इसमें समाजवादी पार्टी लड़ाई करा रही है? उनका कहना था समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए जातियों को आपस में लड़वा रही है, इटावा की घटना। अच्छा। नहीं तो देखिए इस पर उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया कि यादव वाचक करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर उनका कोई टिप्पणी नहीं आया? देखिए, कथा करने के मामले में तो सभी लोगों की टिप्पणी है कि कोई भी जाति का व्यक्ति कथा कर सकता है। और आज मैं दर्शकों को एक नई जानकारी दे दूं, बहुत से दर्शकों को जानकारी नहीं होगी या बहुतों को जानकारी हो भी सकती है कि प्रख्यात कवि कुमार विश्वास ने एक इंटरव्यू में बताया है कि ये जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वो वेद हो, पुराण हो, ये सब यादवों ने नहीं लिखे थे, मैं माफ कीजिएगा, ब्राह्मणों ने नहीं लिखे थे, ये अन्य जाति के लोगों ने लिखे, गैर ब्राह्मण में। गैर ब्राह्मण ने लिखा था। पहली बात तो ये है। दो दूसरा, दो रामदेव जी भी, दो ग्रंथ का उन्होंने और जिक्र किया, दो ग्रंथ का उन्होंने जिक्र किया, दो लोगों का नाम लिया, वेद व्यास का और वाल्मीकि जी का। हाँ, तो दोनों जो है वो ब्राह्मण समाज से नहीं आते थे, तो ब्राह्मणों ने इनको पढ़ के इसका बात। दूसरा, आज रामदेव जी भी इस बयान दिया कि भागवत कथा तो भगवान कृष्ण की कथा है और यदुवंशी उसकी कथा कह सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यदुवंशी कथा करने में कोई ऐतराज है। जो भी भागवत को समझता जानता वो भी इस पे भागवत कथा कह सकता है। तो देखिए, ये तो स्पष्ट है और कि कोई भी कथा कह सकता है। इसका कहीं कोई कानून संविधान में नहीं बना हुआ है कि एक ही जाति के लोग कथा कहेंगे या भागवत की कथा सुनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। और आप देखिए, ये जो जाति पूछने वाला मामला है, देखिए, और एक चीज और बता दूं, कथावाचकों पर जो एफआईआर हुई है, ये वो अच्छा, दूसरी एफआईआर हुई है, तो सुनिए। एक बड़ा उनपे सवाल जो हम लेंगे, एफआईआर, लेकिन वो सवाल से लेकिन पहले एक हम छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। नहीं, ये राज कपूर जी एक चीज बता दीजिए दर्शकों की, कथावाचकों पर हाँ। जो एफआईआर हुई है वो उनके ऊपर ये आरोप लगा कि उन्होंने दो आधार कार्ड बना रखे थे, दो नामों से, उसकी एफआईआर करेगी। और कोई एफआईआर कथावाचकों पर नहीं हुई, पहचान छुपाने की एफआईआर हुई। जो इटावा का प्रकरण है, इसमें मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि सोशल मीडिया पे बहुत सोच समझ कर टिप्पणी करें। अब देखिए, दोनों पक्षों पर एफआईआर वो तो हो गई, आपको बता दिया मैंने कि कथावाचकों की शिकायत पे पहले एफआईआर हुई कि भाई नामजद एफआईआर हुई कि उनके बाल काटे गए और उनका सामान छीना गया, उनके साथ मारपीट की गई।
फिर रेणु तिवारी जी ने एफआईआर कराई, कथावाचकों ने उनके साथ छेड़छाड़ की। अब जो रेणु तिवारी का सोशल मीडिया पे एक वायरल बयान चला है, उसको लेकर कल समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने शिकायत की थी, तो आज एफआईआर हुई है। इसी बीच में आपको और जानकारी दूं कि कुछ लोग जो है इस इटावा प्रकरण को लेकर बड़ी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। उस पे कानपुर जोन की पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की और कई लोगों को गिरफ्तार किया। 11 लोग उसमें गिरफ्तार किए गए हैं सोशल मीडिया पर इटावा प्रकरण को लेकर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में 11 लोग गिरफ्तार हुए। वैसे जो पहले दिन जो कथावाचकों को जिन लोगों ने पीटा उसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद ये जो 26 तारीख को बवाल हो, उस बवाल को लेके जब पुलिस ने जांच की तब तक 19 लोग उसमें गिरफ्तार हुए हैं। तो टोटल 34 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। मैं दर्शकों से यही अनुरोध करूंगा कि आप जो है सोशल मीडिया पे सोच समझ कर टिप्पणी करें, किसी शब्द का इस्तेमाल न करें जिससे किसी जाति और धर्म के खिलाफ बिल्कुल न लिखें, बिल्कुल न लिखें, क्योंकि इसमें फिर आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी और फिर आप कानूनी पचड़े में फंस जाएंगे। और जो कल से वायरल वीडियो था लाइव प्रतापगढ़ वाला, जिसको कि अब बताया जा रहा है कि वो एआई जनरेटेड वीडियो था, जिसमें कि एक आरोप ये लग रहा है कि रेणु तिवारी ने उसमें बोला था, लेकिन अब उनका कहना है कि वो नहीं है, एआई जनरेटेड वीडियो है। पुलिस इस मामले में जांच करेगी। लेकिन ये लग रहा है कि पुलिस मतलब जिस जिस दोनों पक्ष की शिकायतों को मद्देनजर आप ये नहीं कह सकते कि पुलिस एक पक्ष की कार्रवाई कर रही है। पुलिस दोनों पक्षों पर कार्रवाई कर रही है और एफआईआर भी दर्ज हो रही है, दोनों पक्ष के लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। अब ये देखना है कि ये जो कल सपा के प्रतिनिधिमंडल ने रेणु तिवारी को लेकर जो आरोप लगाया, उसके बाद आज एफआईआर हुई है संडे के दिन। अब देखते हैं इस प्रकरण में क्या होगा आगे, कब वो वीडियो सच्चा है या गलत है। हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सोच समझकर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करें। अब राज कपूर जी जुड़ गए हैं, देखिए अगर उनको कुछ और सवाल पूछना, बोलिए कुछ पूछ रहे थे राज कपूर जी, नेट की वजह से बार बार मैं अपना एक कनेक्शन सवाल ये पूछना चाह रहा था, मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था सर कि देश के बड़े नेता है राहुल गांधी, कांग्रेस के सांसद हैं, पूर्व अध्यक्ष, तो उनकी कोई टिप्पणी इस मैटर पे आई है या वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, कहाँ है आजकल? नहीं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वो शायद फिर विदेश चले गए हैं, लेकिन इस मामले पर उनकी कोई टिप्पणी नहीं आई है। ये बड़ा मतलब चौंकाने वाली बात है। वैसे उनके कई स्थानीय नेता इस मामले में टिप्पणी लगातार कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो ये जो मामला है कथावाचकों को ही जात को मारने पीटने वाला, और तमाम नेता ये कह रहे हैं, सपा के लोग भी कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए उन्होंने अपनी जाति छुपाई थी या उनके पास दो आधार कार्ड थे, नाम गलत बताया था, तो गांव के लोगों को एफआईआर करनी चाहिए थी, पहली बात। लेकिन आज अखिलेश यादव ने एक बात और कही है कि इस गांव में वो पहली बार कथा नहीं कर रहे थे, वो जो कथावाचक थे वो दूसरी बार कथा कर रहे थे, और उनका कहना है कि सबको पता था कि वो यादव जाति। वो तो कह रहे हैं कि आरएसएस के लोगों ने जानबूझ के उस परिवार को चढ़ा के और ये पहले तो मारपीट करवाई, बाद में तो वो आरएसएस का रोल बता रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों का अपमान कर रही है। इसको लेके कल पुतला भी फूका गया था। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। अब तक अगर आप देखिए तो अब तक 3 एफआईआर हो चुकी है। एक तो कथावाचकों ने कराई, जिन लोगों के साथ मारा पीटा। उसके बाद वो रेणु तिवारी जी ने एक एफआईआर कराई थी कि कथावाचकों ने उनके साथ छेड़छाड़ की। अब तीसरी एफआईआर ये हुई है कि रेणु तिवारी ने ऐसा विवादित बयान दिया है, यादव समाज पर अभद्र टिप्पणी की है, जिससे समाज में अशांति फैल सकती है। तो रेणु तो तिवारी पे ये एफआईआर पुलिस ने की है? हाँ, पुलिस ने की भाई। कल सपा का प्रतिनिधिमंडल गया था,
उसने वो सोशल मीडिया अच्छा पे शिकायत की थी बाकायदे एसपी से। अच्छा अच्छा। तो अभी इसमें देखिए, जब भी इस तरह की घटना होती है तो जब दो जातियों के बीच में संघर्ष हो जाता है तो माहौल थोड़ा तनावग्रस्त हो जाता है, और कुछ लोग इसको यादव बनाम ब्राह्मण देने की कोशिश कर रहे हैं, तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। तो मतलब देखिए, अच्छा, जब इस तरह की मैंने घटना सुना होगी। कि बोलिए। मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि ये जो उत्तर प्रदेश की घटना है, मैं सुना कि तेजस्वी यादव भी अपने मंच के माध्यम से बिहार में, चूंकि बिहार में चुनाव में 2-3 महीने का वक्त है, तो तेजस्वी यादव भी अपने मंच से इटावा कांड की घटना का जिक्र कर रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो उत्तर प्रदेश के बाहर बिहार ऐसे प्रदेश में भी चुनावी मुद्दा बन सकता है? अब देखिए, सिंपल सी बात है, उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते रहते हैं। 4 महीने बाद बिहार में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में एनडीए की मेजर पार्टनर बीजेपी की सरकार है। हम्म। तो वो तो एनडीए की बताएंगे कि एनडीए जो है कि राज्य में ऐसा हो रहा है, और लड़ाई सारी दलित और पिछड़ों को इकट्ठा करना चाह रहे हैं हर पॉलिटिकल पार्टी। वैसे अखिलेश यादव तो बार बार बोलते हैं कि पीडीए में दलित हैं, पिछड़े हैं, आधी आबादी है, अल्पसंख्यक हैं, और अगड़ों में भी जो पिछड़े हैं। तो वो एक कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बता के और कथावाचकों का अपमान किया गया, उनकी जाति पूछी गई, वो भाजपा के खिलाफ तो भाई स्वाभाविक सी बात है। उनका मुकाबला किससे है? तेजस्वी यादव का मुकाबला भाजपा और जनता दल यूनाइटेड की सरकार से है। और यहाँ पे किसकी सरकार है? हम्म। और जेडीयू जो है वो केंद्र में भी गठबंधन में, बिहार में गठबंधन में है ही है। हम्म। तो वो तो उसकी टिप्पणी होनी ही होनी, उस पे तेजस्वी भी देखिए बहन जी बोल रही हैं। अभी तो एक घटना और हम्म। हो गई, चंद्रशेखर रावण कौशाम्बी जाना चाह रहे थे प्रयागराज से, जहाँ पे वो पाल समाज की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म का मामला हुआ था। और उसके बाद उस बेटी के पिताजी को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अलग मुद्दा था, वो दूसरा मामला था। तो उसमें उनको रोका गया, चंद्रशेखर आजाद को निकलने नहीं दिया गया। तो उनके समर्थकों ने इलाहाबाद में, प्रयागराज में काफी तोड़फोड़ की है, कई गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा गया है। तो देखिए, कानून व्यवस्था के सारे मामले अब तो विपक्ष उठाएगा ना। और 4-5 महीने बाद बिहार का चुनाव है, उसके बाद फिर ये सारी चीजें बंगाल चुनाव में मुद्दा बनेंगी। तो उसके बाद आसाम है, फिर 1.5 साल बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है। तो इन चीजों का राजनीतिकरण तो होना ही होना, हर घटना का, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, दोनों एक दूसरे इस पे आरोप लगाएंगे और इसका फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं और कर ही रहे हैं। अब मैं इसको यही खत्म करता हूं। हम और राजपुर अब फिर किसी बड़ी घटना पर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक खबर दस्तक देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ये रिपोर्ट कैसी लगी बताइएगा जरूर। मैं फिर अंत में कहूंगा, सोशल मीडिया पर अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि कोई भी विवादित टिप्पणी नहीं करें, नहीं तो कानूनी पचड़ंगा फंस सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।